YouTube पर बहुत सारे लोग रिसेंटली डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भारत डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता है, और ये होता है डेमोक्रेसी में जो कमियां रह जाती है उसकी वजह से। इस वीडियो में हम लोकतंत्र का एक डीप में एनालिसिस करने वाले हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि सोक्रेटिस को डेमोक्रेसी क्यों पसंद नहीं थी। वो वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो में हम एक लेयर और डीप जाने की कोशिश करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। जॉन एडम्स अपने लेटर में लिखते हैं, लोकतंत्र कभी भी बहुत देर नहीं चलता, ये जल्द ही बर्बाद हो जाता है और खुद को खत्म कर लेता है। ये कहना बेकार है कि लोकतंत्र राजतंत्र यानी मोनार्की या कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी से कम घमंडी, कम स्वार्थी, कम महत्वाकांक्षी या कम लालची होता है। ये असल में सच नहीं है और इतिहास में कहीं नहीं दिखाई देता। ये ख्वाहिशें सभी तरह के साधारण सरकारों में और सभी लोगों में एक जैसी होती है, और जब इन पर लगाम नहीं लगाया जाता तो ये धोखा, हिंसा और क्रूरता जैसे नतीजे पैदा करती है। इतिहास के हर समय में ऐसे कोई बिलीफ्स या मान्यताएं रहती है जिन्हें हम सेक्रेड या पवित्र मानते हैं। इन चीज़ों के बारे में कोई कभी सवाल नहीं उठा सकता, और अगर किसी ने इन चीज़ों पे सवाल उठाए तो उसे धर्म विरोधी माना जाता था। आज के ज़माने में लोकतंत्र यही धर्म बन के बैठा है। वर्तमान में चल रही लोकतांत्रिकता सबसे बड़ी सरकारी प्रणाली है, और जो भी इसे इनकार करता है वो ब्लास्फेमी यानी कि ईश्वर निंदा करता है, ऐसा हमें सिखाया जाता है। पर जैसे ईसाई धर्म के बहुत सारे सिद्धांत चर्च की ताकत को बनाए रखने के लिए पर्दे की तरह इस्तेमाल किए जाते थे, उसी तरह लोकतंत्र के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है। लोकतंत्र में लोगों को एक झूठा इल्यूजन दिया जाता है कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप डिसीजन मेकर हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। पर क्या यह सच है? लोकतंत्र में आपके पास कितना कंट्रोल होता है? आपके पास कितनी पावर होती है? चुनाव के टाइम पे कोई राजनेता आता है, पैसा और जुमला फेंक के चला जाता है, और चुन के आने के बाद भ्रष्टाचार करके उसने चुनाव के प्रचार के लिए जितना भी सारा पैसा लगाया होता है उसे 100 गुना ज़्यादा पैसा वो कमाता है। इस वीडियो में हम मॉडर्न लोकतंत्र की कुछ घातक खामियां बताने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसने समाज के विकास को बढ़ावा देने की बजाय एक तरह की तानाशाही यानी कि सॉफ्ट टोटलिटेरियनिज्म खड़ा कर दिया है। फ्रेंच फिलोसोफर और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट बर्ट्रांड दे जोइने लिखते हैं, आज़ादी के नींव के तौर पर बनाया गया आधुनिक लोकतंत्र तानाशाही का रास्ता तैयार करता है। ताकत के खिलाफ खड़े होने के इरादे से पैदा हुआ ये आखिर में ताकत को समाज के ऊपर फैलाने के लिए सबसे उपजाऊ जमीन मुहैया कराता है। आज़ाद और खुशहाल समाज के लिए कई संस्थाएं जरूरी होती है, जिनमें फ्री मार्केट, डिवीजन ऑफ लेबर, जुडिशियल सिस्टम जो व्यवस्था और भरोसा कायम करता है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो न्याय दे न कि लोगों को गुमराह करे, और एक मजबूत मीडिया जो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे, जो सच दिखाए ना कि प्रोपेगेंडा फैलाए। अगर कोई लोकतंत्र इन व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखता है तो ये कहा जाता है कि समाज में मेलजोल रखने का ये एक सही तरीका है। लेकिन अगर कोई लोकतंत्र ऐसी सरकारें बनाता है जो इन संस्थाओं को खत्म कर देती है तो फिर लोकतंत्र के फायदे पर सवाल उठाया जाना चाहिए। दुनिया भर में ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों की सरकारें यही कर रही है। परिवार व्यवस्था से लेकर शिक्षा, मीडिया, फ्री मार्केट, जुडिशियल सिस्टम तक राजनेता और अफसर इन संस्थाओं को खत्म करने में लगे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आधुनिक लोकतंत्र में वो कौन सी खामियां हैं जो इसे इतनी भ्रष्ट सरकारें खड़ी करने पे मजबूर कर देती है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें दो तरह के लोकतंत्रों के बीच फर्क समझना होगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष या सीधा लोकतंत्र, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग किसी खास मुद्दे पर वोट देते हैं, ज़्यादातर जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम से। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बहुमत का राज चलता है। कोई इंसान इस तरह की व्यवस्था को अच्छी मानता है या बुरी मानता है, ये डिपेंड करता है कि वो इंसान मेजॉरिटी में है या माइनॉरिटी में। आमतौर पर जो लोग मेजॉरिटी में होंगे वो सोचेंगे कि ये अच्छी व्यवस्था है क्योंकि ये उनकी इच्छा पूरी करने में मदद कर रही है। लेकिन जो लोग माइनॉरिटी में हैं वो अक्सर ये महसूस करते हैं कि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक भीड़ तंत्र यानी कि टिरनी ऑफ मासेस है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, लोकतंत्र दो भेड़ियों और एक भेड़ का वोट होता है जिसमें वो ये फैसला करते हैं कि खाने में क्या होगा। जबकि 19वीं सदी के ब्रिटिश राजनेता ओबेरॉन हर्बर्ट ने
सीधे लोकतंत्र की नैतिकता के बारे में ये कहा था, 5 आदमी एक कमरे में हैं, क्योंकि 3 आदमी एक राय रखते हैं और 2 लोग दूसरी राय रखते हैं, तो क्या उन 3 आदमियों को बाकी 2 आदमियों पर अपनी राय थोपने का कोई नैतिक अधिकार है? ऐसी कौन सी जादुई ताकत उन 3 आदमियों में आ जाती है कि क्योंकि वो संख्या में एक ज्यादा है तो वो अचानक से बाकी 2 आदमियों के दिमाग और शरीर के मालिक बन जाते हैं। जब तक वो 4 थे तब तक ये माना जाता था कि हर आदमी अपने दिमाग और शरीर का खुद मालिक है, लेकिन जिस पल एक और आदमी खुद को एक दूसरी पार्टी में शामिल कर लेता है तो वो पार्टी सीधे ही दूसरी पार्टी के लोगों की आत्मा और शरीर पर अपना हक जमा लेती है। क्या इससे ज्यादा नीचा और बचाव न किया जा सकने वाला अंधविश्वास हो सकता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ज्यादा खतरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से है, क्योंकि ये ज्यादातर लोगों को राजनीतिक रूप से लाचार बना देता है और इसमें जनता की ताकत न के बराबर हो जाती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम उन नेताओं को चुनते हैं जिन्हें आइडियली हमारे हितों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। लगभग हर लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों के मुट्ठी भर उम्मीदवारों को पार्टियां पहले से ही चुन लेती है और इन्हीं उम्मीदवारों में से हम उसको चुनते हैं जो हमें ज्यादा पसंद हो या जिससे हम कम से कम नफरत करते हो। एक बार चुने जाने के बाद बहुमत के बावजूद ये लोग लोगों की सेवा करने के बजाय खुद की सेवा करते हैं। अब कई लोग ये तर्क देंगे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम भ्रष्ट राजनेताओं को वोट देकर बाहर कर सकते हैं जो हमारी सेवा करने में नाकाम होते हैं, लेकिन असल समस्या ये है कि आधुनिक लोकतंत्र ईमानदार और नैतिक राजनीतिक उम्मीदवार बहुत कम पैदा करते हैं। हर बार एक भ्रष्ट नेता को बाहर निकाला जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा भ्रष्ट नेता ले लेता है जो सिर्फ अलग अलग हितों वाले समूहों की सेवा करता है। इसके अलावा राष्ट्र राज्य इतने बड़े हो गए हैं कि ज्यादातर अफसर जो नीतियां बनाते हैं वो सीधे चुनाव में नहीं आते, और शायद यही आधुनिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया सरकार में सबसे बुरे लोगों को ऊपर लाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण सत्ता भ्रष्ट करने वाली होती है। अलेक्जेंडर सोल्जनित्ज़न अपने बुक गुलाग आर्कपेलागो में ये लिखते हैं, सीमित लोगों के हाथ में असीमित ताकत हमेशा क्रूरता की ओर ले जाती है। या जैसे रशियन रेवोल्यूशनरी मिखाइल बाकुनिन ने लिखा था, चाहे राजनेताओं की भावनाएं और इरादे कितने भी लोकतांत्रिक हो, एक बार वो पद पर पहुंच जाते हैं तो समाज को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से एक स्कूल टीचर अपने छात्रों को देखता है, और छात्रों और शिक्षकों के बीच में समानता नहीं हो सकती। एक तरफ श्रेष्ठता का भाव होता है जो ऊंचे पद की वजह से पैदा होता है, और दूसरी तरफ हीनता का भाव होता है जो शिक्षक की श्रेष्ठता से पैदा होता है। जो कोई भी राजनीतिक ताकत की बात करता है वो दबाव की बात करता है, लेकिन जहाँ दबाव होता है वहाँ समाज का एक बड़ा तबका हमेशा दबाया हुआ होता है। दूसरा कारण यह है कि चुनाव अभियान चलाना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों को करोड़ों रुपए इकट्ठा करने पड़ते हैं। ये पैसा अक्सर बड़े कॉर्पोरेशन और उद्योगपतियों से आता है जो बदले में सरकार से खास फायदे की उम्मीद करते हैं। इसे इंग्लिश में क्विड प्रो क्वो या हिंदी में तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा मॉडल कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि निर्वाचित होने के बाद राजनेता आम जनता के प्रति जवाबदेह होने के बजाय अपने धनदाताओं के प्रति जवाबदेह होता है। तीसरा कारण है कि जैसे पतंगे दिए की ज्वाला की तरफ खींची चली जाती हैं, उसी तरह सत्ता के लिए लालची और बेरहम लोग सत्ता की तरफ खींचे चले आते हैं। राजनीति के मैदान में उतरने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। फेमस राइटर फ्रैंक हर्बर्ट ने अपनी किताब चेस्टर हाउस ड्यून में लिखा था, हर सरकार को एक परेशानी होती है, सत्ता उन लोगों को अपनी तरफ खींचती है जिनके दिमाग ठीक नहीं होते। ये नहीं है कि सत्ता लोगों को बिगाड़ देती है, बल्कि ये सत्ता के लिए लालच रखने वालों को अपनी ओर खींच लेती है। इस चीज़ का एक और एक्सप्लेनेशन है। साइकोलॉजी में 3 निगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जिन्हें डार्क ट्रायड कहा जाता है, और वो होते हैं नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और मैकियावेलिनिज्म। मैंने मैकियावेली पे एक वीडियो भी बनाया है जो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। जिन लोगों के पास ये डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं उन लोगों की इलेक्शन जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जर्मन दार्शनिक हांस हर्मन होपे कहते हैं, लोकप्रिय चुनावों के जरिए सरकार के नेता चुनने से नेक या अच्छे लोग कभी भी ऊपर नहीं पहुंच सकते। राष्ट्रपति और पंतप्रधान इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो कुलीन हैं जैसा कि पहले राजा हुआ करते थे, बल्कि इसलिए बन पाते हैं
क्योंकि वो लोगों को बहकाने में माहिर होते हैं और उन्हें कोई नैतिक रोक नहीं होती। इस वजह से लोकतंत्र लगभग ये तय कर देता है कि सिर्फ खतरनाक लोग ही सरकार चलाएंगे। सत्ता में आने के बाद ये लोग जनता के गुस्से से बच जाते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पे माया का एक जाल बिछाया जाता है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लोकतंत्र में हम जनता ही राज करते हैं और राजा के तौर पर हम सब मिलकर सरकार के भ्रष्टाचार, नाकामी और अनैतिकता के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा ज़्यादातर राजनेताओं के काम पे कोई असर नहीं होता और ये जिम्मेदारी उन नेताओं से हटाई दी जाती है जो असल में समाज को खराब करने वाली नीतियाँ बनाते हैं। लोकतंत्र में ये माना जाता है कि जनता ही शासन करती है, तो इससे सरकारी ताकत बढ़ने का विरोध कमज़ोर पड़ जाता है। जैसा कि होप्पे कहते हैं, लोकतंत्र में शासक और शासित लोगों के बीच फर्क खत्म हो जाता है। ये भ्रम भी पैदा हो जाता है कि यह फर्क अब है ही नहीं। लोकतांत्रिक सरकार में कोई किसी का शासक नहीं होता, बल्कि हर कोई खुद का शासक होता है। इसीलिए सरकार की ताकत के खिलाफ जनता का विरोध कमज़ोर पड़ जाता है। सरकारी ताकत के विरोध के कमज़ोर पड़ने से तानाशाही शासन का खतरा बढ़ जाता है। चौथा कारण है कि मीडिया, जिसका काम होता है जनता तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, लेकिन ये मीडिया अक्सर राजनीतिक दलों और बड़े कॉरपोरेशन के ओनरशिप में होता है। ये मीडिया आउटलेट्स अक्सर लोगों को गुमराह करते हैं और असली मुद्दों पर सवाल नहीं उठाते। और यहाँ मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, ये पैटर्न दुनिया के हर जगह अलग अलग तरीके से रिपीट हो रहा है। नाज़ी जर्मनी और सोवियत रशिया में सरकार से आज़ाद संस्थाओं को ख़त्म करने का काम बहुत तेज़ी से और हिंसा का इस्तेमाल करके किया गया था। कई लोकतांत्रिक देशों में यही हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे और हिंसा के बिना। वो इन संस्थाओं को कमज़ोर करने के लिए झूठे प्रचार, गलत जानकारी और सरकारी नियमों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दमनकारी शासन कैसे भी उभरे, नतीजा हमेशा एक होता है। नागरिक प्रजा बन जाते हैं, राज्य मालिक बन जाता है और भले ही हमें वोट देने का अधिकार दिया जाता है, फिर भी हम गुलाम ही हैं। जैसे कि लाइसेंडर स्पूनर ने लिखा था, एक आदमी कम गुलाम नहीं हो जाता क्योंकि उसे कुछ सालों में एक नया मालिक चुनने की अनुमति दी जाती है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था जो सदियों से मानव सभ्यता का हिस्सा रही है, आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है। अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें इसे सही करने के लिए कुछ करना चाहिए या हमें एक नई प्रणाली खोजनी चाहिए जो लोकतंत्र के अधिकारों को सीमित करके और लोगों को अधिक सक्रिय बनाकर समाज को और उत्तम बना सके? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट करके बताइए।